हेलो, आई विनोद यादव वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल विन केमिस्ट्री। आज की इस लाइव क्लास के अंदर मैं हालांकि टॉपिक तो खैर अगला शुरू करना था साल्ट्स का, फिर मैंने सोचा कि चलो पीएच को ख़त्म नहीं करते हैं, पीएच को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। कल जो पीएच मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वहाँ पे पीएच स्केल क्या होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे आप पीएच के न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं व्हेन यू आर इन 10th क्लास, वो सब समझाया था मैंने आपको। आज मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूँगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। क्या हेडिंग रहेगी? थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच का मतलब कि जो एसिडिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर है सॉल्यूशंस का, उनका हमारी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और कैसे कैसे वो नेगेटिव इफेक्ट्स को डालता है। क्लियर हो गया? तो देखो, सबसे पहली जो एप्लीकेशंस है उसमें को मैं लिख रहा हूं, मेन हेडिंग जो बुक में जैसे दे रखा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होती हैं उनकी जो बॉडी होती है वो लिविंग बॉडी है, ठीक है। तो लिविंग बॉडी के अंदर उनके एसिडिक बेसिक सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है उसको लेकर के प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जैसे अगर मैं इंसानों की बात करता हूँ, हम लोग इंसान, जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी इट वर्क्स एफिशिएंटली व्हेन पीएच इनसाइड द बॉडी is in between 7 to 7.8, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा सा बेसिक, या आप कह सकते हो 6.5 से 7.8। अगर आपकी बॉडी का पीएच इससे कम हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो आप बीमार हो जाएंगे। और अगर आप बीमार हो जाएंगे का मतलब क्या है? आप बीमार का मतलब आप किसी भी काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि आपकी जो बॉडी है वो पीएच सेंसिटिव होती है। इसे ऐसे जो दूसरे जो लिविंग बींग्स होते हैं, दूसरे जो जानवर होते हैं, उनकी बॉडी भी कोई ना कोई पीएच सेंसिटिव होती है। हमसे थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ये मैंने ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल आपको बताया क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, फिजिकल वर्क, मेंटली वर्क। जानवर क्या काम करता है? फिजिकल वर्क कर सकता है, बस हम लोग तो मेंटली वर्क भी करते हैं। अगर हम बीमार हो गए तो उसमें मन ही नहीं लगेगा काम में, और मन नहीं लगेगा तो नुकसान किसका होने वाला है? हमारा खुद का होने वाला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। ऐसे अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं, सेम प्लांट्स जो होते हैं, अगर प्लांट्स में मैं बात करता हूं क्रॉप प्लांट्स की, किसकी बात कर रहा हूं? पहले क्रॉप प्लांट्स। देखो, क्रॉप कहां उगती है? क्रॉप उगती है खेतों में, फील्ड्स में। किसान उगाता है, फील्ड्स में खेती बाड़ी करता है, क्रॉप्स उगाता है। अगर उसके खेत की मिट्टी का पीएच, अगर उसकी खेत की मिट्टी का पीएच क्रॉप के हिसाब से नहीं हुआ, कम या ज्यादा हो गया, तो क्रॉप की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और क्रॉप की अगर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो किसान को यील्ड अच्छी नहीं मिलने वाली है। क्लियर हो गया? ऐसी जो बड़े ट्रीज होते हैं, देखो कुछ पेड़ हमारे, जैसे हमारा हरियाणा है, दिल्ली है, प्लेन एरिया में होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं पहाड़ी इलाके में, कुछ प्लांट होते हैं रेगिस्तान में, कुछ प्लांट होते हैं घने जंगलों में और बरसाती जंगलों में होते हैं, ठीक है। तो हर मिट्टी का अलग अलग पीएच होता है, उसी के हिसाब से वहां के ये पेड़ पौधे उगते हैं। अगर वहां के प्लांट को मैं यहां लाके लगाऊंगा और यहां के प्लांट्स को वहां ले जाके लगाऊंगा तो ग्रोथ नहीं होने वाली है। ये बात फैक्ट है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ भी किस पे डिपेंड करती है? पीएच। किसके पीएच पे? सॉइल के पीएच के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो इससे सिद्ध होता है कि दोनों प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं पीएच सेंसिटिव होते हैं। चलो प्लांट्स और एनिमल्स एक चीज वो ले लेते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा, देखो जो मैं अगला लिख रहा हूं, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? रेन प्लस एसिड, मतलब बारिश प्लस एसिड। रेन में जब एसिड मिल जाती है उस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। अब रेन में एसिड कहां से मिली है? ये हम लोगों ने फैलाई है, इंसानों ने इतना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है कि पोल्यूशन इतना फैला दिया है। पोल्यूशन में हमने क्या कर दिया? बहुत सारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स गैसेस के रूप में घुसा दिए। जैसे CO2 तो पहले थी, कुछ हमने एक्स्ट्रा कर दिया है। सल्फर डाइऑक्साइड हमने डाल दी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमने डाल दी है। इसके अलावा नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, फास्फोरस की ऑक्साइड्स हमने डाल दी है। तो जब भी ऑक्साइड्स रेन के पानी से कंबाइन होगी, एग्जांपल देखिए, जब रेन का पानी H2O
जब CO2 से कंबाइन होगा तो बनाएगा कार्बोनिक एसिड। ऐसे जब रेन का वाटर SO2 से कंबाइन होगा तो नेचर में बनेगी सल्फ्यूरस एसिड। और ऐसे जब रेन का वाटर SO3 से कंबाइन होगा तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे जब फास्फोरस ऑक्साइड से P2O5 से कंबाइन होता है तो वो बनाता है फास्फोरिक एसिड। और NO2 जब कंबाइन होता है तो बनाता है नाइट्रिक एसिड। तो ओवरऑल हमने क्या किया, रेन के साथ एसिड नीचे आ रही हैं और रेन का पानी फिर फाइनली कहां जाता है, नदियों में जाता है, नालों में जाता है, नाले के थ्रू नदियों में जाता है और नदियों के थ्रू समुद्र में जाता है। ओवरऑल हम समुद्र नदियों में क्या डाल रहे हैं, हम लोग तो एसिड डाल रहे हैं एक तरह से। तो इसका मतलब क्या, नदी और नालों का पानी भी एसिडिक हो गया और नदी नालों में रहने वाला जो एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो भी है, वो सबकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होने वाली है। डेवलपमेंट क्या अच्छी नहीं होने वाली है, कई तो खत्म हो चुके हैं हमारे बेवकूफी की वजह से। ओके, हम लोगों ने क्या किया, नदी और नदियों का समुद्र के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ा दी है, जिसकी वजह से उसमें उगने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की जिंदगी हमने एक तरह से तबाह कर दी है। तो ये एक एप्लीकेशन है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव आपके हो जाते हैं। ठीक है जी। दूसरी एप्लीकेशन है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पीएच का क्या रोल है उसको समझिए। उसके बाद सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूं। कई बार क्या होता है कि हम लोग स्पाइसी फूड ज्यादा खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं, स्पाइसी फूड। जैसे कि शादी की पार्टी में गए या किसी बड़ी पार्टी में गए, वहां अनेकों प्रकार का खाने पीने का पदार्थ रखा हुआ था और कभी हम चाट पकौड़ी खा रहे हैं, कभी गोलगप्पे खा रहे हैं, कभी मिठाई खा रहे हैं, कभी मटर पनीर खा रहे हैं, कभी शाही पनीर खा रहे हैं, मतलब सब कुछ अंदर डाल दिया। अब उससे क्या हुआ, हमारा पेट के अंदर स्पाइसी फूड की मात्रा बढ़ गई है। अच्छा एक बात और, पेट के अंदर पहले आपका HCl एसिड होती है। आपका जो स्टोमक होता है उसके अंदर पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये डाइजेशन में मदद करती है। लेकिन फिर आपने क्या किया, ऊपर से बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑयली फूड खा लिया, जिसकी वजह से आपका पेट भी स्पाइसी हो गया। और जब पेट स्पाइसी हो गया तो उसने क्या किया, HCl की मात्रा को बढ़ा लिया। मोर HCl पैदा होगी पेट के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी। क्लियर हो गया, समझिए। तो पेट हो गया आपका एसिडिक। पेट क्या हो गया, एसिडिक हो गया। अब जब पेट एसिडिक हो जाता है तो आपको पेन होता है पेट में और आपको इरिटेशन होती है। मतलब आपने अपने स्टोमक का पीएच बहुत डाउन कर लिया है क्योंकि आपके एसिड की मात्रा बढ़ गई है। अब उस एसिडिक नेचर से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई दवाइयां लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटासिड्स। क्या कहते हैं, एंटासिड। एंटासिड वाले बच्चे ध्यान रखें इस टर्म का, एंटासिड्स। एंटासिड्स वो मेडिसिन होती हैं जो पेट की अंदर बढ़ी हुई एसिड की क्वांटिटी को कम कर देती हैं, उन्हें एंटासिड कहते हैं। नाम ही देखो ना, एंट। एंट का मतलब यहां पे क्या है, अपोजिट। क्या है, अपोजिट। अपोजिट किसका अपोजिट, एसिड का अपोजिट। एसिड का अपोजिट क्या होता है, बेस। ओके भाई, बेस ही तो न्यूट्रलाइज करेगा एक एसिड को। ओके, और जो जनरली जो एंटासिड हम लोग यूज करते हैं वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फुल फॉर्म होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसे याद रखना, ये एंटासिड में आया हुआ सवाल है कि कौन सा एंटासिड है, तो MgOH का होल ट्वाइस आपका। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल क्या है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच भी डिसाइड करता है कि आपके पेट में डाइजेशन ठीक होगा या आपको पेन इरिटेशन होगा। अगर पीएच डाउन चला गया तो आपका एसिडिक नेचर बढ़ गया, आपको पेन इरिटेशन होगा। और पेन और इरिटेशन को हम एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी से छुटकारा पाने की जो दवाइयां होती हैं उन दवाइयों का हम एंटासिड कहते हैं। उसका एक एग्जांपल याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगली जो एप्लीकेशन है उसे भी यही कर लेते हैं, वो भी आपसे रिलेटेड है और वो आपके मुंह से रिलेटेड है, माउथ से। देखो कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं। क्लियर हो गया, ऐसे हर घर में ही बच्चे होते हैं ऐसे। पीएच इन आवर माउथ, पीएच इन आवर माउथ। मेरे घर में बच्चे चॉकलेट बहुत ज्यादा ही खाते हैं, ठीक है, पर हम ध्यान रखते हैं कि चॉकलेट खाने के तुरंत बाद मुंह को साफ कर लिया जाए, दांतों को साफ कर लिया जाए। अगर आप साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो चॉकलेट के जो पार्टिकल्स हैं या स्वीट्स के जो पार्टिकल, चॉकलेट्स
और जो स्वीट के जो पार्टिकल्स हैं ये आपके दांतों के बीच में फंस जाते हैं, दांतों के बीच में फंस जाते हैं, और फिर बच्चा ब्रश वगैरह करेगा नहीं, बस सो जाएगा चॉकलेट वॉकलेट खा के। मुंह भी, अच्छा मुंह भी चलाता नहीं उस समय। मुंह कब चलता है? जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मुंह चल रहा है मेरा। मुंह चलने से क्या होता है, जीभ कभी कि ना कभी दांतों से टच हो जाती है, तो भाई कोई ना कोई अगर खाने का पार्टिकल फंसा हुआ भी होगा तो निकल जाता है वो कभी ना कभी। लेकिन अगर आप सो गए, बिल्कुल शांति से आप सो गए, तो मुंह तो काम कर नहीं रहा आपका। क्लियर हो गया? फिर दांतों के बीच में जो खाना फंसा रहता है, चॉकलेट स्वीट्स, उनका होगा डिग्रेडेशन। क्या होगा? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन से क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होगी उस खाने में से। क्या प्रोड्यूस होगी? एसिड प्रोड्यूस होगी। तो आपका मुंह हो गया एसिडिक, तो माउथ क्या बन गया? उस डिग्रेडेशन से माउथ बिकम एसिडिक ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टक्स। कौन सा फूड पार्टिकल? विच हैव बीन स्टक बिटवीन टीथ्स। समझिए? अब जो एसिड जो प्रोड्यूस हो गया मुंह के अंदर, दिस एसिड विल अटैक टूथ इनेमल। ये टूथ इनेमल क्या होता है? ये जो व्हाइट कवर होता है ना दांतों का, इसको टूथ इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? टूथ इनेमल। और टूथ इनेमल जो केमिकली क्या होता है? टूथ इनेमल केमिकली होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट ये साल्ट जो होता है बेसिक साल्ट होता है। कैसा साल्ट होता है? बेसिक साल्ट होता है। तो एसिड ने इस पर अटैक कर लिया, तो जब एसिड और बेस मिलेंगे तो कौन सा रिएक्शन होता है भाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके मुंह में शुरू हो जाता है। और न्यूट्रलाइजेशन से क्या क्या बनता है? कोई साल्ट बनेगा और पानी बनेगा। तो जो साल्ट जो बनता है ना, जो साल्ट बनता है वो साल्ट आपके दांतों के ऊपर एक लेयर सी बना लेता है। उस लेयर के बनने से क्या होता है? आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, और दांत कमजोर होंगे तो फाइनली क्या होगा? दांत आपके हाथों में आ जाएंगे, गिर जाएंगे। उसी को कहते हैं टूथ डिके। क्या कहते हैं? टूथ डिके। तो टूथ डिके का मैंने आपको सिंपल सा रीजन बता दिया कि खाना खाने के बाद अगर हम ब्रश वगैरह नहीं करेंगे तो क्या होता है? माउथ हमारा एसिडिक हो जाएगा 5-6 घंटे में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो टूथ के बीच में जो फूड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा। डिग्रेडेशन की वजह से एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो एसिड होती है इट विल अटैक ऑन द टूथ इनेमल। टूथ इनेमल केमिकली क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो कि बेसिक साल्ट होता है। जब इस बेसिक साल्ट के ऊपर एसिड अटैक करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, उससे कोई साल्ट बनता है, वो साल्ट आपके टूथ इनेमल पे डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके दांत कमजोर हो जाएंगे। इसे को कहते हैं टूथ डिके। क्या कहते हैं? टूथ डिके। इससे बचने का सीधा सा उपाय है, जब भी आप खाना खा लें उसके बाद ब्रश जरूर करके आ जाए। क्या करके आए? ब्रश जरूर करके आ जाए। पानी ज्यादा पिए ना पिए, तो ब्रश जरूर करके आनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है जी? तो ये कुछ 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताई अभी तक, अभी और भी है। चौथी एप्लीकेशन है सेल्फ डिफेंस बाय सम इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। देखो, नेचर ने कुछ इंसेक्ट्स को और कुछ प्लांट्स की बॉडी के अंदर कुछ एसिड या बेस डाले हुए होते हैं। उन एसिड और बेसिस का इस्तेमाल वो कीड़े या पेड़ पौधे कब करते हैं? जब उन्हें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खतरा होता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देकर के बताता हूं, सबके साथ घटनाएं घट चुकी होती हैं। जैसे एग्जांपल है हनी बी। हनी बी मधुमक्खी सुना होगा ना आप लोगों ने? हाँ भाई। रेड आंट ये भी सुनी होगी आप लोगों ने। वास्प, ततैया, येलो वास्प ये भी सुना होगा आपने। और जंगल में पेड़ मिलता है नीटल का पेड़, नीटल प्लांट। ये 4 एग्जाम्पल आप याद रखना। इन चारों के पास, जैसे हनी भी है, रेड आंट है, इन दोनों के पास होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है इनके पास? फॉर्मिक एसिड। इनके डंक में होता है, इनके डंक में होता है। कभी ना कभी आप लोगों को हनी बी ने भी काटा होगा, कभी ना कभी रेड आंट ने भी काटा होगा स्टिंग। ठीक है? तो आपकी बॉडी के अंदर ये फॉर्मिक एसिड की क्वांटिटी को बढ़ा देती हैं जिस एरिया पे काटती हैं, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। जैसे इन्होंने आपको काटा
आपको पेन होगा, आपको इरिटेशन होगी। इन्होंने क्यों काटा? इन्होंने तो अपना सेल्फ डिफेंस किया था। जैसे आप इनके नजदीक गए, इन्हें महसूस हुआ कि हमारे पास खतरा आ रहा है, इन्होंने आप पे अटैक कर दिया, जानबूझ के नहीं किया, आप इनके पास गए, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आप इनके लिए खतरा है, तो इन्होंने आपको काट लिया, जिसकी वजह से इन्होंने आपकी बॉडी में क्या डाला? फॉर्मिक एसिड डाल दिया, जिससे आपको पेन हुई, इरिटेशन हुई। क्लियर होगी बात आपको? ऐसे जो वास्प होता है ये एसिड नहीं डालता, ये बेस डालता है। क्या डालता है? बेस डालता है। इसके स्ट्री में बेस होता है। याद रखना, एनटीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था ये कि वास्प जब आपको काटता है तो पेन इरिटेशन किसकी वजह से होती है? आपको एक बेस की वजह से होती है। क्लियर हो गया? ऐसे जो निटल प्लांट जो होता है, कई बार जंगल में होता है, ये गलती से कोई आदमी इसके नजदीक से निकला और इसे अगर टच हो गया तो इसके जो पत्ते होते हैं, पत्ते थोड़े कांटेदार होते हैं, तो अगर यहां से आपका रगड़ लग गया पत्ते से तो कांटे लगेंगे, कांटे लगेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर क्या डल जाता है? फॉर्मिक एसिड ही डल जाता है। गलती से क्या डल जाता है? फॉर्मिक एसिड आपको डल जाता है। आपको फिर दोबारा से पेन होगा और इरिटेशन भी होगी। क्लियर? इसमें भी पेन भी होगा और इरिटेशन भी होगी। क्लियर हो गया आपको? इस पेन और इरिटेशन से बचने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं वो आपको ध्यान रखना। देखो, जो फॉर्मिक एसिड के डलने के बाद जो पेन होता है, उससे बचने के लिए आप उस इलाके पे बेकिंग सोडा, घर में होता है ऑलमोस्ट सबके, बेकिंग सोडा थोड़ा सा लेके आप रगड़ लीजिएगा। अब बेकिंग सोडा क्यों रगड़ना है? क्योंकि बेस होता है, तो बेस एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड का असर खत्म हो जाएगा। ऐसे निटल प्लांट, जंगल में तो आप बेकिंग सोडा लेके जाओगे नहीं। एक डॉग प्लांट होता है। क्या होता है? डॉग प्लांट। इसके पत्ते को आप रगड़ लेना उस इलाके पे जहां पे निटल प्लांट आपको टच किया है। अब डॉग प्लांट की लीफ में बेस होता है, तो बेस और फॉर्मिक एसिड मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो उसका असर भी कम हो जाएगा। और वास्प ने अगर आपको काटा है, बेस डाल दिया आपकी बॉडी के अंदर, जिसने आपको पेन इरिटेशन कर दिया है, तो वहां पे आप फॉर्मिक ये अपना ये एसिडिक एसिड या सिरके को रगड़ सकते हैं। सिरका एसिड है, जिसने बेस डाला था तो न्यूट्रलाइज हो गया। तो मेरा कहने का मतलब था कि कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, ठीक है, नाम ध्यान रखना, कौन कौन सा पदार्थ आपकी बॉडी में डाल सकते हैं ये आप। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि अगर ये कीड़े मकोड़े या प्लांट से आप टच हो जाएंगे तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। इन चीजों का आप अपने घर में भी बता सकते हैं बड़ों को, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि चलो बेटर टाइम से पहले डॉक्टर बन गया हमारा। ठीक है, किसी दोस्त को ऐसा कुछ हो जाए, आप उसके घर के पास खेल रहे हैं या वटेवर जहां भी आप हैं, तो उनकी मम्मी डैडी का बता सकते हैं कि बेटे को वास्प ने काटा है तो घर में सिरका होगा, सिरका लगा दीजिए। और अगर हनी बी ने काटा है तो उसका बेकिंग सोडा लगा दीजिए, उससे उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच जो 10th क्लास के सिलेबस में आपको दे रखी है। और ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि कल जब मैं बोर्ड के क्वेश्चंस देख रहा था तो इनमें से क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, इस वजह से मैंने सोचा चलो इसको भी करवा दिया जाए। अभी मैं आपके साथ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं, इसी टॉपिक के रिलेटेड है। क्लियर हो गया आपको? देखो, अब मैं आपके साथ कुछ एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं इस टॉपिक के। अभी तक हमने कहां तक कर लिया चैप्टर? हम लोगों ने एसिड पूरा कर दिया, बेस पूरा कर लिया और पीएच पूरा हो गया हमारा। इतने पार्ट के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है जी? तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि यूं कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। आसान सा सवाल है कि सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोनियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा उसके नेचर के ऊपर। सिंपल सी बात है भाई, अगर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंक्रीजेस, अगर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी, सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक। एंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस, द सॉल्यूशन बिकम लेस एसिडिक। ये आंसर आपको लिख के आना, सिंपल सा। उसने ये तो पूछा था कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सीधा सा बता दिया आपने। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को घटाओगे एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। ये था आपका पहला सवाल, एनसीईआरटी बेस्ड था ये। अगला सवाल तो बहुत ही आसान है। आपको दो टेस्ट ट्यूब्स में दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन था उसका पीएच दे दिया 6 और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब था उसका जो पीएच दे दिया वो आपको दे दिया 9। और सवाल ये पूछ रहा है इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के किस सॉल्यूशन के पास हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, मींस विच टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन कंटेन मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो जो एसिडिक होगा, एसिडिक कौन सा है पीएच के हिसाब से? 6 वाला। भाई 7 से कम है ना, इट इज दिस वैल्यू इज लेस देन 7, इट इज एसिडिक, इट इज
acidic, so it has more concentration of हाइड्रोनियम आयन। ओके, आ रही बात समझ में आपको? क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं, अगर आपने कंसेप्ट ढंग से समझा है तो। अगला देखो, यूं कह रहा है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड ही था और अगला भी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है। ही इज आस्किंग यू, डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव H+ आयंस? यस। भाई हमने सवाल नहीं किए थे क्या, हमने बेस का पीएच नहीं निकाला था क्या? तो बेस का पीएच कैसे निकाला था पता है ना, हाइड्रोनियम आयन तो निकाले थे यूजिंग दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दे आल्सो हैव हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन देम, बट लेकिन बेस के अंदर H+ एक्वस के मुकाबले OH- एक्वस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ये आप कह सकते हैं, यस बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बट इट इज लेस as compared to hydroxide ion concentration. This is the main answer. Is that clear? Now the next question is, ये आ गया आपका एप्लीकेशन में से। He is saying under what soil conditions, मिट्टी की किस तरह की conditions के अंदर a farmer will treat the soil of his field with calcium oxide और calcium hydroxide और chalk। हिंदी में अगर बात करो कि सॉइल की किन खेत की सॉइल की किन कंडीशंस के अंदर कोई किसान अपने खेत के अंदर चाक डालेगा, स्लेट लाइन डालेगा या कैल्शियम ऑक्साइड डालेगा। अब देखो ये जो तीन चीजें जो बताई ये तीनों बेस हैं। क्या है? बेस। अब कोई किसान बेस की मात्रा क्यों बढ़ा रहा है सॉइल के अंदर? क्योंकि शायद उसकी सॉइल एसिडिक नेचर की हो गई है, उसकी सॉइल एसिडिक नेचर की हो गई है, उसका पीएच डाउन चला गया है, जो उसकी आने वाली फसलों के लिए नुकसानदायक होगा। इस वजह से सॉइल के पीएच को मेंटेन करने के लिए 7 तक लाने के लिए, 7 के आसपास लाने के लिए वो खेतों में क्या डाला है? बेसिक साल्ट्स डाल रहा है, जो उसने नाम आपको दिए गए। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीबीएसई बेस्ड सैंपल पेपर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के वेजिटेबल सूप पी रहे हैं और सूप का पीएच आपको बता दिया 6.5 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका नेचर कैसा है, सूप का नेचर। बस जब 6.5 उसने कह दिया लेस देन 7, इसका मतलब कैसे नेचर का है सूप? इट इज एसिडिक इन नेचर। और टेस्ट कैसा होगा इसका? सोर टेस्ट। कैसा टेस्ट होगा? सोर टेस्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अभी मैंने आपके साथ एप्लीकेशन में डिस्कस भी किया था टूथ एनिमल की डिग्रेडेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2009 में पूछा भी हुआ है। ही इज सेइंग tooth enamel is one of the most hardest substance of your body. How does it undergo damage? इसको डैमेज कैसे होता है? Due to eating of chocolates and sweets particularly. और क्यों होता है मैंने आपको बता दिया था, वो सब डिटेल आपको एप्लीकेशन में समझा चुका हूं। क्योंकि जब ये फंसे रह जाएंगे तो मुंह के अंदर इनका डिग्रेडेशन होगा, डिग्रेडेशन होने से क्या होगा? एसिड प्रोड्यूस होगी। एसिड अटैक करेगी किस पे? इस एनिमल के ऊपर, जो केमिकली क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, जो एक बेसिक साल्ट होता है। इसका मतलब बेस एसिड कंबाइन हो रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके एनिमल के ऊपर एक साल्ट की लेयर बननी शुरू हो जाएगी और साल्ट की लेयर बननी शुरू होगी तो साल्ट झड़ेगा भी। और साल्ट झड़ने का मतलब क्या है? आपके कैल्शियम फॉस्फेट के कैल्शियम को भी लेके गिर रहा है वो धीरे धीरे, और फाइनली आपके दांत सड़ जाते हैं। इसी को हम कहते हैं टूथ डिके। इसकी प्रिवेंशन का मेथड क्या है? वी हैव टू ब्रश आवर टीथ विद ए टूथपेस्ट ट्वाइस ए डे। और नाइट में तो बिल्कुल पक्का करके सोना चाहिए, क्योंकि नाइट में हमारा मुंह रेस्ट कर रहा होता है। इज दैट क्लियर टू यू? अगर उस दौरान कोई खाना फंसा रह गया तो टूथ डिके के चांस 90% बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद 3 सॉल्यूशंस ABC। ए का पीएच 4 दिया है, बी का पीएच 9 दिया है, सी का पीएच 6 दिया है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस। ए का पीएच, जिसका पीएच उसने आपको 4 दिया है, इट इज एसिडिक इन नेचर। बी का पीएच 9 दिया है, इट इज बेसिक इन नेचर। सी का पीएच 6 दिया है, इट इज स्लाइटली एसिडिक, इट इज स्लाइटली लेस एसिडिक एज कंपेयर्ड टू सॉल्यूशन ए। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको, इन तीनों को इनके एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो यानी सबसे पहले आप 9 को लिखोगे, वो बेस है, फिर 6 को लिखोगे, लेस एसिडिक है, फिर 4 वाले को लिखोगे, मोर एसिडिक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पीएच में से आपको। इज दैट क्लियर बेटा जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी बताया भी था मैंने आपको, एंटासिड्स के में से क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है। देखो
ये कह रहा है एक पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब आप समझ जाइएगा, एसिडिटी की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? एसिडिटी की बात कर रहा है। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन ड्यू टू इंटेक ऑफ हॉट स्पाइसी फूड। उसने गर्म मसालेदार खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, उससे उसका इंडाइजेशन हो गया है। तो व्हाट रेमेडी विल यू प्रिस्क्राइब टू द पेशेंट? आप उसको क्या लेने को कहोगे? एंटासिड। क्या एग्जांपल दिया था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहोगे भाई? आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की टैबलेट आप ले लीजिए, आपको इंडाइजेशन से छुटकारा बिल्कुल मिल जाने वाला। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आते हैं पीएच में से। क्लियर? कुछ और भी क्वेश्चन है छोटे छोटे हैं बिल्कुल। देखो पहला क्वेश्चन, डिफाइन पीएच। पीएच को डिफाइन करना है भाई। क्या था पीएच? इट इज द नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड। किस लिए? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज concentration of H plus and concentration of OH negative ions in pure water? कितनी बताई थी कल? 10 की पावर -7। कितनी बताई थी? 10 की पावर -7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है अगर आप किसी सॉल्यूशन में NaOH की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो सॉल्यूशन की जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है उस पर क्या असर पड़ेगा? भाई आप NaOH को बढ़ा रहे हो, मतलब बेस को बढ़ा रहे हो। H प्लस थोड़ी नहीं डाल रहे हो, आप तो बेस डाल रहे हो। बेस का मतलब क्या है? आप OH नेगेटिव को बढ़ा रहे हो, तो H प्लस की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? वो घट जाएगी ऑटोमेटिकली, सीधी सी बात है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है NaOH एक बेस है, उसका pH दे रहा है 3 और HCl जो एसिड है उसका pH दे रहा है 11। क्या दोनों सही हैं? ये दोनों के दोनों गलत हैं, क्योंकि बेस का pH 7 से ज्यादा होना चाहिए, एसिड का pH 7 से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं पीएच बेस से। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है पीएच वाला। और अब मैं साथ साथ आपको स्टार्ट करा रहा हूं अगला टॉपिक, जो उसका इंट्रोडक्शन ही होगा आज। क्या होगा? इंट्रोडक्शन ही होगा आपका आज। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है वो है साल्ट्स। क्या दे रखा है बेटा जी? साल्ट्स। ये साल्ट्स क्या होते हैं? अगर आपको कभी अपनी केमिस्ट्री लैब में जाने का मौका मिला हो, ठीक है, मैं तो लेके जाता हूं बच्चों को लैब के अंदर, आपको कभी अगर केमिस्ट्री लैब में जाने का मौका मिला हो तो वहां पे जो एक अलमारी सी रखी होगी, ओपन अलमारी या कोई स्टोर रूम होगा, उस स्टोर रूम के अंदर जाके देखना व्हाइट कलर के डब्बे रखे होंगे काफी सारे। क्लियर? उन व्हाइट कलर के डब्बों में अलग अलग कलर्स के कुछ केमिकल्स रखे हैं। कोई व्हाइट, ज्यादातर तो व्हाइट ही आपको मिलने वाले हैं, ग्रीन भी मिलेगा, ब्लू भी मिलेगा, इस टाइप के आपको अलग अलग, पिंक भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा। वो सब साल्ट्स है। वो सब क्या है? साल्ट्स। और लेकिन अब साल्ट को लेकर के बच्चों के दिमाग में क्या रहता है? केवल वो साल्ट जो घर में हम लोग सब्जी वगैरह में डालते हैं। भाई वो साल्ट का एक टाइप है, नमक, वो एक टाइप है उसका। बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। अगर मैं साल्ट के सिंपल डेफिनेशन अगर लिखता हूं तो समझिए, अगर साल्ट की सिंपल डेफिनेशन अगर मैं लिखता हूं तो ये बनेगी भाई, दीज आर द आयोनिक कंपाउंड्स। दीज आर द आयोनिक कंपाउंड्स which contains a metal, generally a metallic cation associated with an anion। सिंपल सी बात मैंने बता दी कि आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कटायन होता है, एक अनायन होता है, आपस में कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है MX। ये जनरल फॉर्मूला किसी भी साल्ट का MX। MX का मतलब M पॉजिटिव है, X नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव का मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन देयर वैलेंसीज। M की क्या वैलेंसी, X की क्या वैलेंसीज है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो NaCl, सिंपल साल्ट जो सबके घर में मिलता है, आयोडाइज्ड साल्ट, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्ब, मतलब आपकी लैब के अंदर जाके देख रहे हैं तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ऐसे बहुत सारे साल्ट्स आपकी लैब में रखे मिलेंगे गारंटी से। क्लियर हो गया आपको? इज दैट क्लियर? अब साल्ट्स में खास बात क्या होती है? साल्ट्स में खास बात ये होती है, जैसे मान लो इसी को उठा लेता हूं, NaCl को ले लेता हूं,
अगर मैं 60 किसी भी 60, चलो किसी भी 60 का मतलब mx को ले लेता हूं, चलो mx जनरल सब आ गए इसमें mx में। अगर मैं किसी सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में है, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, इसको अगर मैं पानी में घोल देता हूं, इसको लेकर के अगर मैं पानी में घोल देता हूं, तो इसके जो कटायनिक पार्ट है, अनायनिक पार्ट है, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कैसे, m तो पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं n प्लस लिख लेता हूं यहाँ पे, ये बन गया एक्वस, ये कटायन अलग हो गया और ये आपका अनायन भी अलग हो गया, ये भी आपका n-1 है, n- है सॉरी, ये एक्वस। तो आई मीन टू से salts are the compounds which dissociates into their cationic or anionic part या ionic part, कब, when they are dissolved in water। अब जैसे NaCl को अगर मैं पानी में घोलूंगा तो Mn प्लस की जगह आएगा Na प्लस और Cl नेगेटिव एक्वस। KCl को जब घोलूंगा K प्लस एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस। MgCl2 जब मैं घोलूंगा पानी में तो मेरे पास आएगा Mg का 2 प्लस एक्वस और 2Cl नेगेटिव एक्वस। ऐसे अगर मैं मान लो फेरस सल्फेट को घोलता हूं, Fe2 प्लस अलग, सल्फेट नेगेटिव अलग। सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं घोलता हूं 2Na प्लस अलग, कार्बोनेट आयन अलग। तो ये आपकी डेफिनेशन है आपकी, ठीक है। अब देखो साल्ट की जहां तक फॉर्मेशन की बात है, साल्ट को फॉर्मेशन के लिए हमने कई सारे रिएक्शंस आपको बताए हैं, इससे पहले भी जो चैप्टर्स आए हैं सब में कई बार हमने साल्ट्स बनाए हैं, एक एक करके ध्यान से देखिएगा इन रिएक्शंस को, ठीक है जी। फिर बताऊंगा कि क्लासिफिकेशंस। देखो बेटा जी, पहली फॉर्मेशन तो सबसे सिंपल फॉर्मेशन हेडिंग है, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। पहला जो रिएक्शन सबसे सिंपल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, जो सबको ध्यान में होगा मेरे ख्याल से, अभी कई बार हो भी चुका है इस पार्ट में भी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मदद से भी साल्ट बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या क्या करते हैं, एसिड और बेस को कंबाइन कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। क्या क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल के तौर पे आप कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl ले लिया, HNO3 को भी ले लिया, H2SO4 को भी ले लिया, और मान लो मैं एसिडिक एसिड को भी ले लेता हूँ। ये चार मैंने एसिड आपके एग्जांपल के तरह ले लिए हैं। अब इसे बेस में ले रहा हूँ NaOH, इसमें मैं ले रहा हूँ KOH, इसमें मैं ले रहा हूँ H2, ये तो हो गया H2SO4, MgOH का होल ट्वाइस, और इसमें भी सोडियम ले लेता, NaOH को ही ले लेता हूँ। तो देखो बेटा जी, साल्ट कब बनेगा, जब बेस का कटायनिक पार्ट, एसिड का आयनिक पार्ट मिलेंगे। तो NaCl जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। ये KNO3 से मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट बन गया, प्लस वाटर। Mg मिलेगा सल्फेट के साथ, MgSO4 साल्ट, और 2 OH है, 2 H है, तो 2 बनेंगे पानी के मॉलिक्यूल्स। ऐसे Na कंबाइन होगा इस नेगेटिव हिस्से के साथ। पहले बताया था मैंने आपको CH3CONA, सोडियम एसीटेट नाम इस साल्ट का, CH3CONA, और H प्लस मिलेगा OH से पानी। तो ये तो एक मेथड हमारा हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला जो रिएक्शन है उसको भी कर लेते हैं अभी। अगला रिएक्शन है आपका थर्ड, बाय द रिएक्शन बिटवीन रिएक्टिव मेटल्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। पढ़ा था ना पहले पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट में आया था रिएक्शन हमारा। जैसे एग्जांपल देखो, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, क्या बनेगा भाई, जिंक H से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक H को रिप्लेस करेगा, जिंक मिलेगा Cl के साथ, बनाएगा जिंक क्लोराइड साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लो, या फिर 2 लगा लेना, डाइल्यूट को आप नीचे लिख लेना, ठीक है। ऐसे आपका सोडियम प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो Na भी ज्यादा रिएक्टिव है H से, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई भी थी। Na कंबाइन होगा SO4 के साथ, ये बनेगा सोडियम का सल्फेट प्लस
H2 Na2SO4 बन रहा है ना, इसलिए Na का आगे 2 लगाना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा? ऐसे जिंक अगर मिलेगा इसके साथ H2SO4 के साथ, डाइल्यूट क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट साल्ट प्लस ये H2 गैस या G लिख देना, ऐसे एरो बना देना, ये तीनों साल्ट है आपके। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी रिएक्टिव मेटल Rm मतलब कोई भी रिएक्टिव मेटल जब भी किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा, ये जो रिएक्टिव जो मेटल है H की जगह ले लेगा, ये बन गया साल्ट आपका, और H बाहर होगा H2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करनी इसलिए मैंने हाफ लगा दिया। इस तरीके से के रिएक्शन से भी हम साल्ट को बना सकते हैं, इन्हें ध्यान रखना। अगला जो रिएक्शन है इसको मिटा के अभी के अभी क्लियर कर देता हूं। हेडिंग दिखाई वाली। अगला रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो पहले मेटल कार्बोनेट के, जैसे मान लो मैं ले रहा हूं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन्हीं दोनों मेटल्स के मैं ले लेता हूं बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, NaHCO3, NaHCO3। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का क्या बनेगा आपका, Ca ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस। तो 4 एग्जांपल सफिशिएंट है समझाने के लिए। एसिड HCl को ले लेता हूं, डाइल्यूट HCl, HCl, HCl और HCl। अब देखो बेटा जी, सिंपल सा डबल डिस्प्लेसमेंट आपका होने वाला है। क्लियर? जो इसका कैटायनिक पार्ट है, इस केस में सोडियम है, वो Cl से मिलने वाला है। क्लियर हो गया? तो 2 Na है तो Cl भी 2 चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 HCl आप लोगे, तो 2 बनेगा NaCl प्लस, मैंने सर पहले बताया था कि H2CO3 बनती है, पर H2CO3 बनते डिकम्पोज हो जाती है, वो क्या क्या बनाती है, वाटर और CO2 गैस, ये निकल जाती है आपकी। क्लियर? ऐसे यहां भी इसका जो कैटायनिक पार्ट है कैल्शियम है, वो Cl से मिलने वाला है, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCl2। तो Cl 2 बन गए ना आपके, इसलिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको। ओके, और 2H क्या करेंगे, यहां से O को लेंगे, H2O, और वहां क्या बच गया, CO2 बच गया आपका। क्या बच गया, CO2 आपका बच गया, ऐसे। ठीक है? ऐसे Na तो एक ही यहाँ पे एक Cl है, NaCl आपका बन जाएगा। साल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, साल्ट के फॉर्मूला जी वाले हैं, NaCl CaCl2 इस टाइप से। तो Na मिलेगा Cl से NaCl, HO यहां से H2O और CO2। अब ऐसे कैल्शियम मिलेगा Cl के साथ, दोबारा से CaCl2 बनेगा आपका, तो 2 लगाना पड़ेगा आपको यहां HCl के आगे। क्लियर? अब 2H ये रे और 2H ये हैं, तो 2 बनेंगे पानी के मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे पानी के, 2, और 2 C हैं, तो उसके साथ 2 बनेंगे आपकी CO2। तो ये तो सिंपल साल्ट जो हमने बनाने थे वो हमने बना लिए। क्लियर हो गया आपको? और आखिरी रिएक्शन में हम लोग करेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। अगर आपको याद हो, 2 रिएक्शन मैंने कराए थे अल्युमिनियम और जिंक के, याद आया? सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट हम लोगों ने बनाए थे बेस वाले केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो हेडिंग में डाल रहा हूं, आखिरी हेडिंग है बेस की साल्ट्स की प्रिपरेशन का, बाय द एक्शन कह दो, रिएक्शन कह दो, एक ही बात है, एक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। 2 एग्जांपल आपके सिलेबस के उन्हें ध्यान रखना आप लोग। जैसे मान लो जिंक प्लस NaOH में लेता हूं, तो वो सोडियम जिंकेट आपका बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। तो 2 NaOH लेना पड़ेगा मेरे को, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, साल्ट है ये आपका। क्लियर हो गया आपको? ऐसे अगर मैं अल्युमिनियम लेता हूं मान लो,
Al प्लस NaOH प्लस वाटर यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है NaAlO2, Na2ZnNO2 नहीं है, NaAlO2 प्लस H2, इसको बैलेंस करना है हम लोगों ने। तो Al भी मेरे को 2 लेने पड़ेंगे यहाँ पे, ये भी 2 लेने पड़ेंगे मेरे को, शायद क्लियर हो गया आपको? नहीं, ये 2 नहीं लेने मैंने, 2Al जैसे मैंने ले लिया आपके लिए, ठीक है। तो 2 चला 2 ये और 2 ये और 3 ये, जरा आप चेक कर लें इसको। 2 तो 2Na2 भी यहाँ लगाना पड़ेगा हमें। यस, अब ये बैलेंस इक्वेशन आपकी, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट और इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ साल्ट से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं। इसके बाद में एक हेडिंग शुरू करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स, जो आज की आखिरी हेडिंग आपकी होने वाली है। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इंट्रोडक्शन में ही क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। देखो, पहले टाइप का जो साल्ट होता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल साल्ट। क्या कहते हैं? न्यूट्रल साल्ट। देखो, न्यूट्रल साल्ट का जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसका जो पीएच आपका निकल के आएगा वो 7 ही होने वाला है। क्या होने वाला है? 7 ही होने वाला है। और न्यूट्रल साल्ट बनते 2 तरीकों से। पहला तरीका क्या है? अगर आप न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू ऐसा साल्ट बना रहे हैं, उस केस में न्यूट्रल साल्ट आपको बनाना है, तो वहां पे आप या तो लीजिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा तरीका है, या आप लीजिएगा वीक एसिड प्लस वीक बेस। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, जैसे मान लो मैं HCl ले लेता हूं सॉल्यूशन और NaOH का सॉल्यूशन मैं ले लेता हूं, तो यहां साल्ट मेरा बनेगा NaCl प्लस वाटर। तो ये एग्जांपल किसका है? ये न्यूट्रल साल्ट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है बेटा जी? न्यूट्रल साल्ट का एग्जांपल है। या फिर मान लो अगर मैं H2SO4 ले लेता हूं और बेस में ले लेता हूं ये अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ना सॉरी, ये KOH को ले लीजिएगा, तो क्या बनेगा? K2SO4 बनेगा आपका। तो 2 करने पड़ेंगे यहाँ पे, K2SO4 प्लस 2 बनेंगे पानी के मॉलिक्यूल। ये भी किसका एग्जांपल हो गया? ये भी एग्जांपल हो गया न्यूट्रल साल्ट का। तो मेन आपको ये ध्यान रखनी लाइन जो मैंने अभी लिखाई कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेंगे तो जो साल्ट बनेगा कौन सा बनेगा? आपका न्यूट्रल साल्ट आपका बनने वाला है। क्या बनने वाला है? न्यूट्रल साल्ट आपका बनने वाला है। अब दूसरा मैं इसके एग्जांपल ले रहा हूं, इसके नीचे लूंगा यहाँ पे, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस मान लीजिए मैं लेता हूं, तो वीक एसिड में मान लो मैं H2CO3 को ले लेता हूं। बताए थे ना वीक एसिड है ये, एसिड वाले पार्ट में कार्बोनिक एसिड, और एक मैं ले लेता हूं एसिडिक एसिड CH3COH। बेस में कौन सा ले लेता हूं? इस केस में तो मैं ले लेता हूं NH4OH, तो नहीं लूंगा, ये ले लेता हूं मैं CaOH का ऑल्ट वाइस, ये वाला बेस में ले लेता हूं आपके लिए, ठीक है। और इस केस में मैं ले लेता हूं CuOH का ऑल्ट वाइस। कोई भी वीक बेस मैंने लेना है, तो देखो यहाँ पे एक बारी Ca किससे मिलेगा? CO3 से मिलेगा आपका, तो बनेगा CaCO3। तो साल्ट कौन सा बन गया आपका? ये भी न्यूट्रल साल्ट आपका बन गया, क्योंकि वीक एसिड लिया है, वीक बेस लिया। ओवरऑल क्या आपको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल थोड़े याद रखने पड़ेंगे, तब आप न्यूट्रलाइजेशन को शो कर सकते हैं। अब इस केस में जो CH3CO वाला जो हिस्सा है ये Cu2 प्लस से मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपका जो साल्ट बनेगा ऐसा कुछ बनेगा CH3CO का होल ट्वाइस Cu प्लस में, अब OH 2 है और ये भी 2 बने ना, CH3CO का होल ट्वाइस, तो 2 लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, प्लस में 2 पानी के मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रल साल्ट जो बनते हैं उनका pH 7 होता है, वो या तो बनेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, या फिर बनेंगे वीक एसिड और वीक बेस से। ओवरऑल आपको इनके एग्जांपल थोड़े ध्यान होने चाहिए, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन सा एग्जांपल वीक एसिड का है और कौन सा एग्जांपल वीक बेस का है, तब आप न्यूट्रल साल्ट को आराम से बना सकते हैं। दूसरा साल्ट है
एसिडिक साल्ट, नाम ही बता रहा है एसिडिक साल्ट, इसका मतलब इसका जो पीएच होने वाला है, पीएच इज लेस देन 7। और एसिडिक साल्ट किस तरह की न्यूट्रलाइजेशन से बनेगा उसे ध्यान रखना आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तब बनेगा आपका ये एसिडिक साल्ट प्लस वाटर। आगे बात समझ में आपको क्लियर है? जैसे मान लो मैं HCl का रिएक्शन करवाता हूं डाइल्यूट का NH4OH के साथ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक बेस है। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? दूसरा मान लो मैं लेता हूं HNO3 का रिएक्शन मैं करवाता हूं क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो साल्ट जो बनने वाला है उस पर ध्यान देना है। इसका जो पॉजिटिव कटायनिक पार्ट है ये इसके नेगेटिव पार्ट से मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, इट इज ए एसिडिक साल्ट प्लस वाटर। ऐसे जो इसका क्यूप्रिक पार्ट है इट विल कंबाइन विद नाइट्रेट आयन एंड फॉर्म CuNO3 का होल ट्वाइस, क्यूप्रिक नाइट्रेट। क्लियर? H मिलेगा OH के साथ। अब देखो यहाँ पे नाइट्रेट 2 हो गए हैं, एक ही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लो पहले ही, तो 2 बनेंगे आपके पानी के मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? और जो एग्जांपल आप दे सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके? वो हो सकते हैं कॉपर सल्फेट, एग्जांपल इसका हो सकता है, AlCl3 इसका एग्जांपल और भी हो सकते हैं। ये सारे कैसे साल्ट है? ये सब एसिडिक साल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सल्फेट आ रहा है तो H2SO4 से आया होगा, और क्यूप्रिक आ रहा है वो यहीं से आया होगा। ऐसे आपका यहाँ पे AlCl3 में Cl आ रहा है HCl से, और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से आपका आया होगा। क्लियर हो रहा है बेटा जी आपको कि नहीं हो रहा? समझ गए? इसके अलावा जिंक सल्फेट भी हो सकता है आपका एग्जाम्पल यहाँ पे। कि कुछ और एग्जाम्पल्स थे किसके? एसिडिक साल्ट के। एक और है इसके बाद, उसका नाम है आपका बेसिक साल्ट। कौन सा साल्ट है? बेसिक साल्ट। तीसरा है आपका बेसिक साल्ट्स, एसिडिक का उल्टा है ये। अब बेसिक साल्ट का मतलब इनका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो का मतलब क्या है? इसका पीएच इज मोर देन 7, पीएच इसका 7 से ज्यादा होने वाला है। अब बेसिक कैरेक्टर आपको दिखाना है साल्ट में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस किस के बीच में करवाने वाले। फिर आप यहाँ पे एसिड वीक होगी, वीक एसिड, लेकिन बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कैसा बेस होगा? स्ट्रॉन्ग बेस आपका होने वाला है। तब जो साल्ट बनेगा आपका बेसिक साल्ट बनने वाला है, और साथ में बनाएगा ये पानी का मॉलिक्यूल। क्या बनाएगा? पानी का मॉलिक्यूल। अब देखो बेटा जी ध्यान से देखना एक बार, ठीक है? मैं एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मान लो वीक एसिड में मैं ले रहा हूं H2CO3 को ले लेते हैं हम लोग। किसको ले रहे हैं? H2CO3 को। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस में मैं ले लेता हूँ NaOH को ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? NaOH को। ओके, समझ गए? और ऐसे ही अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे वीक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड ले लेता हूँ CH3COH को मैं ले लेता हूँ, और स्ट्रॉन्ग बेस में KOH को मैं ले लेता हूँ, तो देखो जो साल्ट बनेगा बेसिक साल्ट कैसे बनेगा। देखो इसका जो कटायनिक पार्ट है सोडियम पार्ट, इसका कटायनिक पार्ट पोटेशियम पार्ट, ये कटायनिक पार्ट मिलेगा इसके नेगेटिव पार्ट CO3 से। तो जब Na और CO3 कंबाइन होते हैं तो सोडियम कार्बोनेट आपका बनने वाला है, Na2CO3 प्लस में 2H 1OH, Na भी तो 2 है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको। अब 2H हो गए तो 2 बनेंगे आपके पानी के मॉलिक्यूल। समझ गए? ऐसे इसका जो कटायनिक पार्ट है पोटेशियम, ये मिलेगा इस नेगेटिव पार्ट से CH3COO नेगेटिव से, तो बनेगा पोटेशियम ये एसीटेट CH3COK प्लस, एक H प्लस है एक OH नेगेटिव है, तो एक बनेगा आपका पानी का मॉलिक्यूल। तो ये हो गया थर्ड क्लासिफिकेशन। अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन है बिल्कुल, उसकी मैं हेडिंग ये डाल देता हूं, उन्हें मिक्स्ड साल्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड साल्ट्स। ये मिक्स्ड साल्ट्स बनते कैसे हैं? ये दो सिंपल साल्ट्स के इक्विमोलर रेशियो के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। क्लियर हो गया आपको? इसके दो एग्जांपल आप याद रखना। एक तो आपकी लैब में रखा होता है मोर साल्ट। कैसा है? मोर साल्ट।
और ये क्या रखना आप, एलम, पोटैश एलम, फिटकरी जिसको कहते हैं। ये दो एग्जांपल किसके, आपके मिक्स साल्ट के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, मिक्स साल्ट के एग्जांपल है। जैसे मोर साल्ट का मैं फॉर्मूला लिखता हूं FeSO4 पॉइंट NH4 होल ट्वाइस SO4 0.6H2, ये तो मोर साल्ट का फॉर्मूला है। और बताऊं, जब मोर साल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसके ये अनायनिक पार्ट है फेरस सल्फेट, अमोनियम कैटायनिक पार्ट, सल्फेट पार्ट, ये सब अलग अलग आयंस में टूट जाते हैं। बस पानी का मॉलिक्यूल ऐसे कैसा आपका रहता है उसमें। क्लियर हो गया। जो फिटकरी है एलम है, इसका फॉर्मूला होता है आपका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। तो ये थे आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। हालांकि देखिए टॉपिक लंबा है, थोड़ा बोरिंग भी आपको लग रहा होगा, पर देखिए सब पता होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन आपको कैसे भी बन सकता है, पीएच से रिलेटेड साल्ट का बन सकता है, मोर साल्ट का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, पोटैश एलम का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपका साल्ट का इंट्रोडक्शन टाइप ही आपका खत्म हुआ अभी। ठीक है, पूरा चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, साल्ट वाला पोर्शन पूरा खत्म नहीं हुआ अभी तक आपसे। ओके, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।